Good morning, ma'am. Good morning, bete. Page 7, Vistas. Raise your hands for the answer. Question 1. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why Good morning, ma'am. or Good why? morning, ma'am. Good morning, Vichas. Good morning. My very nice children, please switch on your videos and answer, participate. कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल जो है वो एक एस्केप करने का मीडियम था चार्ली के लिए? अगर यस, वाई? अगर नो, देन ऑल्सो वाई? जो भी कोई भी हम आंसर लिखते हैं उसको हमारे को जस्टिफाई करना पड़ता है कि इसका क्या मीनिंग है. ओके, हरलीन गॉड. यस मैम. यस बेटा. मैम आई थिंक यस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रास्ते थे जो उन्हें ही पता थे कि थर्ड लेवल से होकर जाते हैं. जैसे वो स्ट्रीट में भी एक निकलता था और उन्हें लगता भी था जैसे वो सेंट्रल पार्क का भी रास्ता है. तो अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अकेले ही वहाँ से एस्केप होकर निकल सकते हैं. किसी और को पता ही नहीं थे वो रास्ते. Okay. So do you think that it was an escape for Charlie? Anybody else who wants to tell about this? और कोई बच्चा जो इसको ट्राई करना चाहता हो? ओके, जपनूर यस बेटा. उसके बाद हर्षित ऑल्सो. मैम वो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी वरी से, अपनी इनसिक्योरिटी से भागना चाहता था, इसलिए उसको लगा कि हाँ ये मेरे लिए एस्केप करने के लिए अच्छा रास्ता है. और वहाँ से वो अपनी कुछ गिल्सबर्ग उसकी जगह थी, वहाँ पे जा सकता था और अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता था उन सब चीज़ों को. बेटा एक क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर जपनूर. इट इज कि उसकी वाइफ के साथ में ही हैड वेरी गुड इक्वेशन. उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो वाइफ की वजह से कहीं पे भी एस्केप करना चाहता हो. बट यस, क्योंकि लाइफ जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, वॉर, वरीज एटसेट्रा, उससे वो एस्केप करना चाहता था. और दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज क्वाइट राइट. हर्षित ऑल्सो टू ऐड ऑन इट प्लीज. जिन लोगों ने वीडियोस ऑन नहीं करे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस ऑन करो. मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार एक ही बात को बोलना बेटे. वैसे उसका एक मीडियम तो था उसके लिए कि वो वहां से एस्केप कर सकता है अपनी लाइफ के इनसिक्योरिटीज वगैरह से. बट उसको कई बार ऐसा लगा कि शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए एग्जैक्टली वो ये मीडियम चाहता नहीं था. बट वो एक तरह से कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड ने अपने हिसाब से उस मीडियम को डेवलप किया ताकि उसके जो ब्रेन का स्ट्रेस वगैरह है, जो इनसिक्योरिटी, उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिले. तो एग्जैक्टली तो नहीं हो सकते. वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज हैविंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. देयर इज always the fear of war, worries, etc. So it is not that deliberately he sat down and he wanted to escape from the reality. It is that his subconscious mind forced him to think about an escape, take a refuge, and then he got astrayed. Astrayed होता है भटक जाना, किसी और रास्ते के ऊपर चले जाना. राजवीर ने भी आंसर राइट लिखा है. मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, स्ट्रेस एंड वरीज. और ओके, सो जिन लोगों ने अभी भी, जो मेरे ऑलरेडी बच्चे जो करते थे वीडियो ऑन, वो क्यों नहीं वीडियो ऑन करके बैठे? मुझे आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड.
आप वीडियो ऑन करो, मैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछने लगी हूँ। मुझे एक अनसीन पैसेज भी मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? इन्फर करना अंडरस्टैंड करना होता है। सैम के लेटर से आप क्या समझते हो जो उसने चार्ली को लेटर लिखा? वो लेटर कहाँ से आया? वो क्या सच में लिखा सैम ने? क्या सैम एक्चुअली इलिनोइस गेल्सबर्ग 1894 में चला गया? और व्हाट, जो भी कुछ हम बोलेंगे उसके अंदर हमारे को वी विल हैव टू गिव द लॉजिक फॉर अवर आंसर। बोलो बेटा को, हु इज गोइंग टू टेल द आंसर? ट्राई करो, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना मैक्सिमम, फिर क्या हो जाएगा? आप सीखोगे ना कि ये राइट और ये रॉन्ग है। अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, अगर बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? जो सैम ने चार्ली को लेटर लिखा उसके, यस हर्षित, यस बेटा। मैम उस लेटर से पहले चार्ली को सिर्फ ऐसा लगता था कि उसकी शायद ड्रीम्स में ये चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब उसको ऐसा लेटर मिला था कि सैम ने उसको 1894 से लेटर भेजा है, तो उसको इस चीज पे बिलीव हो गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। दिस इज वन पार्ट ऑफ द आंसर। एक और है इसके अंदर, और भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि आप लोग हाईलाइट करो, जो जो भी तुम्हें बात समझ में आती है। चार्ली ने लेटर उसको मिला सैम का प्रेजेंट डे के अंदर ओल्ड डेट के साथ में, क्या सिग्निफिकेंस है? मैं नाम, ओके सिमरप्रीत, मैम उसमें वैसे लेटर होता नहीं था, बट इस बार लेटर था। ओके, ब्लैंक था फर्स्ट डे कवर हमेशा, but this time it was there, so this was something very unusual. Very good खुशबू। सिमरप्रीत 12th E, मैंने आज 12th E साथ बोला है बिटिया। मैम वो उसको पता था कि वो जो थर्ड लेवल है वहां पे, और वो वहां पे 2 वीक से जा भी रहा था, उसको इस चीज पे बिलीव हो गया था। और क्लैरिफिकेशन चाहिए। मनसिमर, आई वांट यू आल्सो टू पार्टिसिपेट एंड आंसर। आप राइट रॉन्ग की चिंता मत करो, जो बिल्कुल गलत भी अगर कोई भी बोलेगा तो भी कोई बात नहीं, वो उससे बेटर है जो चुप करके बैठा हुआ है। यस मैम। बोल मनसिमर। सैम ने लेटर लिखा था सचमुच में? क्या ये पॉसिबल है कि पीछे 1894 का लेटर फर्स्ट डे कवर के अंदर उस स्टैम्प कलेक्शन के अंदर आ गया जो कि ग्रैंडफादर के टाइम के ऊपर से करी गई हुई थी? मैम नहीं आया तो नहीं आ सकता था? नो मैम। फिर कहाँ से आया लेटर? वो चार्ली की इमेजिनेशन थी। ओके, तो लुइजा की कैसे सेम हो गई इमेजिनेशन? मुझे मालूम था कि खुशबू ये जवाब देगी। फिर लुइजा और वो दोनों क्यों ढूंढने लग पड़े? लुइजा तो उसको पहले मना कर रही थी ना इस बात के लिए कि डोंट गो टू थर्ड लेवल, मत सर्च करो उसको एनीमोर। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे कि वो दोनों लोग ढूंढने लग पड़े। हो सकता है कि लीजा ने भी वो लेटर पढ़ लिया हो। यस, डेफिनेटली पढ़ा। तो लेटर आया कहाँ से फिर? अगर वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी चार्ली की, तो फिर वो लेटर कहाँ से आया? मैम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है ये वाली। अच्छा अर्शदीप दोनों हस्बैंड वाइफ को सेम प्रॉब्लम हो गई, साइकोलॉजिकल इशू हो गया। ओके ओके, और सोचो और सोचो। दिस इज वन वर्जन। वो बोल रहा है एक बच्चा, लेटर इज, एक मिनट, क्या लिख रहा है ये? लेटर इज फुलफिल्ड विद मिस्ट्री, चार्ली फाउंड एन एनवेलप विद हिज, मिस्ट्री है। ओके, उसके बाद में वो गया था तभी उसने पार्टी दी थी और कहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और वो कह रहा था मेरे ऊपर बिलीव एंड इट वाज चार्लीज इमेजिनेशन। अश्मीत, थोड़ा कम समझ आया तुम्हारा। किसने पार्टी दी थी? किसी ने नहीं दी थी इस पूरी उसमें स्टोरी में किसी को पार्टी।
वो तो उनका यूजुअल लाइफस्टाइल था कि वो लोग इवनिंग्स के अंदर वहां पे बैठते थे और वो लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। मैम चार्लिस बोल तो रहा था कि जो सैम था उसने बोला था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। यस, चार्ली सैम ने उस लेटर के थ्रू बोला था ना। मेरा क्वेश्चन है कि लेटर एग्जिस्ट कैसे करने लग पड़ा जबकि स्टैम्प कलेक्शन ग्रैंडफादर के टाइम पे थी। ओके मैम। मेरा ये माइंड है, जो मेरा जो लॉजिकल माइंड जो बात को कहता है, इट कुड बी राइट, इट कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे को एग्री करना जरूरी नहीं है आप लोगों को। मेरा माइंड ये बात कहता है कि जब वो इतना ज्यादा सबकॉन्शियसली ऑब्सेस हो चुका था थर्ड लेवल से, सो उसने फर्स्ट डे कवर के अंदर खुद निकाल के वो लेटर लिखी सैम की तरफ से अपने सबकॉन्शियस वे के अंदर। एंड देन लुइजा ने भी जब वो लेटर पढ़ी तो वो इस बात के ऊपर विश्वास करने लग पड़ी कि इसका मतलब डेफिनेटली कुछ तो है बात, कुछ तो इसके अंदर इंसान का किसी भी मिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होकर ऑब्सेस हो जाना बहुत नेचुरल होता है। हम बहुत ह्यूमन बींग्स ऐसे वाले होते हैं जो चीजें दुनिया में हम प्रूव कर रहे होते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करती, और फिर भी हम ये मानना शुरू हो जाते हैं कि कुछ तो होएगा। सो वो कुछ तो होएगा वाला एलिमेंट जो है वो प्लेड हियर, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट देयर वाज दिस थर्ड लेवल। और सैम बीनर जो है साइकेट्रिस्ट, एक्चुअली यहाँ से इलोप होकर डिसअपियर होकर वो वहां थर्ड लेवल के थ्रू इलिनोइस के अंदर पहुंच गया था। जी बेटा हर्षित। मैम एक थ्योरी और ऐड हो सकती है, जैसे एक डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजिकल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि चार्ली को भी वही हो और उसको इसका अंदाजा ना हो और उसने सेकंड पर्सनालिटी से खुद को ही वो लेटर लिख दिया हो ताकि वो पर्सनालिटी चार्ली को उसकी ऑब्सेशन से बचा सके। मैंने तो ये वाली बात आपकी वाली को मैंने खुद ही, I am also giving this logic only that it is possible that Charlie wrote that letter on his own. So the letter that had been sent by Sam Wiener, it is possible that that letter, that page was blank there, and being obsessed with the whole thing, having this disorder in the mind, he took out the desire to the extent that he started writing it down. Right? So my next question now, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways which we attempt to overcome them? दुनिया के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत फियर है, वॉर है, वरी है, स्ट्रेस है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिनसे कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं? 12th E सिमरप्रीत। मैम हम प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल एक्टिविटीज को कर हम ओवरकम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे? दोबारा बोल बच्चे, क्लियर नहीं हुआ आंसर। मैम प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल थिंग्स को क्या करें हम कि भाई हमारे को प्रैक्टिकल हुए थिंग्स और बेनिफिशियल थिंग्स हुए? हर्षित। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हॉबीज डेवलप करनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वेरी नाइस। हमें सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट टू माय माइंड, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए विद ईच अदर rather than just sitting in the corner and not expressing ourselves. मैं बार बार इसीलिए ये बात को बोलती हूँ कि राइट या रॉन्ग डज नॉट मैटर। जब आप एक दिन एक जरा सी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, आपका हर डे के अंदर लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। हर्षित भी कुछ कहना चाहता था। जी बेटा। यस मैम। मैम मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। मेडिटेशन इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट वे। और एक और भी बात है, हमने तो वो भी पढ़ी ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि हम नेचर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम नेचर के साथ में अपना रियल रिलेशन, नेचर नोबल है, नेचर हमेशा सेल्फलेस है, ऐसे नेचर के साथ में जब हम अपना स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल कोशेंट को हम अगर इंक्रीज करते हैं, तो हम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉर, वरीज एटसेट्रा, उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। सिमरप्रीत। यस बेटा। मैम बाय रीडिंग गुड बुक्स। वंडरफुल, वेरी नाइस। और नॉवेल्स। आज आपको लिट फेस्ट की भी एक आपके क्लास टीचर्स अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो मैं आपको सीबीएसई की एक लिट फेस्ट की नोटिफिकेशन आई है जो आज मॉर्निंग में ही मैंने मेन ग्रुप अपने स्टाफ के साथ शेयर करी है। So you must participate.
जो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, विनिंग इज नॉट द थिंग, जो उसका प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन, लर्निंग वो है, रियल लर्निंग वो है, राइट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, apparent illogicality sometimes turns out to be futuristic projection. Discuss. Apparent मतलब seeming, illogical thing, irrational thing. कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे कि फ्यूचर के अंदर जो होने वाली होती हैं चीजें वो हो जाती हैं। एक मेरे को इसमें बात याद आ गई है, एक पिग के माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एक चिप डाली जा रही है यूएस के अंदर, क्या करने के लिए, ताकि वो ह्यूमंस की तरह से वो सोच सके और वो काम कर सके। अभी ये प्रोसेस बिगिन हुआ है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। जो स्टोरी अभी हम यहाँ पर हमने रीड करी है, इस स्टोरी के बेसिस के ऊपर तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये वाली चीज फ्यूचर के अंदर ये पॉसिबल है कि हम एक्चुअली पुरानी वाली दुनिया के अंदर चले जाएं? क्या ये हो सकता है या नहीं? जाया जा सकता है। यस बेटा खुशबू, यस बोल बेटे। मैम सपनों में जाया जा सकता है, रियल लाइफ में तो नहीं जाया जा सकता। रियल लाइफ में सपनों में ऑब्सेस होकर कहीं पर भी जाया जा सकता है। ओके अभी पॉसिबल नहीं है, आगे का पता नहीं। ओके ऑलराइट। Jasprit, why are you not participating in the discussion and why is your video not switched on? मैम जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, मतलब उस साइड पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं अपने लास्ट रूम में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हमेशा नेटवर्क की दिक्कत होती है। ओके ओके ऑलराइट एग्रीड। आप आंसर करना चाहोगे ये वाली बात के लिए? एक क्वेश्चन मैंने बीच में मिस कर दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस पर वापस आऊंगी। पहले ही बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये इलॉजिकलिटी जो है क्या ये फ्यूचर में सच हो सकती है? मनसिमर क्यों आपने अपनी वीडियो ऑफ कर दी? गुरमीत, गुरसिमरन, लक्ष्य, गुलजारा, शिवम, आंसर करो बेटे, क्यों नहीं आंसर करते? जपनूर क्या बोलना चाहती है बिटिया? नहीं पता? ओके इशिता। मैम आई थिंक इट्स पॉसिबल कि कोई फ्यूचर में टाइम मशीन इन्वेंट करे, because we haven't thought of smartphones at some point of time, but somebody invented that. Okay. So it is possible for me. Okay. Very good. Very nice. At least आपने ये वाली चीज को सोचा तो सही जो मैं बोल रही हूँ बात को। और कोई पर्सन? या यस। टाइम मशीन का कंसेप्ट देखा जाए तो आजकल एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो थे उनका ड्रीम था ये। अब तो उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने मेनली एक्सप्रेस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। किसने किया था? किसने किया था? क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंस ने। ओके ऑलराइट। स्टीफन हॉकिंग। ओके। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि टाइम मशीन एक पॉसिबल चीज है। वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी हम जैसे एआई डेवलप कर रहे हैं तो आगे जाके और अच्छे इम्प्रोवाइजेशन होगी उसकी, जो आगे हमारी और हेल्प करेगा। कंप्यूटर हमारी ह्यूमन ब्रेन की तरह थिंकिंग करके हेल्प करेंगे। फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली पॉसिबल हो जाएगा। ओके ऑलराइट। मैं यहाँ पे जसप्रीत लिख के भेज दे आंसर। अभी ना आवाज वो कर रही है, क्रैक कर रही है आपकी बिकॉज ऑफ द नेट कि हम। यस बेटा। ओके मैम। So, there is another question. The modern world is full of insecurity. ये तो हो गया था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो हमने मिस करा था बीच में। Do you see an intersection of time and space in this story?
इंटरसेक्ट करना, एक चीज का दूसरी चीज के साथ में मिक्स करना। तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर इंटरसेक्शन है? नो मैम। यस मैम। नो वाले बताए कैसे नो? क्योंकि मैम ये सब उसका सिर्फ एक डिल्यूजन है, उस डिल्यूजन की वजह से उसको एक ऑब्सेशन हो गई थर्ड लेवल की, इसलिए ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये बस एक उसका। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि क्या टाइम और स्पेस जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मैम। कर रहे हैं? यस Yes, कर रहे हैं। कर ma'am. रहे हैं यस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये कि जो नरेटिव है वो बहुत ही फ्रीली ट्रांसेंड करता है टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को ब्रेक करके, और चार्ली जो है वो भटक के कहा 1894 में चला जाता है थर्ड लेवल के थ्रू, एंड देन ही कम्स बैक टू 20th सेंचुरी। तो इंटरसेक्शन हो गया ना वो उसका। और सैम जो है वो भी अपने आप को बताता है कि मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में पहुंच गया हूँ, और फिर भी वो 20th सेंचुरी के चार्ली के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, विच मीन्स कि देर इज एन इंटरसेक्शन हियर, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, so Jaspreet ne next wale question, he argued that one may not be able to go back in time, but can actually slower the time or make faster for a particular quantum space, or can enter in various time zones. Very right, very very right. जो next वाला question था futuristic projection का, उसके लिए he has given this logic. इसके next मेरा question है कि जो stamp collection है, फिलेटली, हमारे हम बहुत सारे बच्चों को हमने इसके अंदर सरदार पटेल रोड के ऊपर, सरदार पटेल नहीं, कोई मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्ट के ऊपर जहाँ पे फिलेटली म्यूजियम है, एजुकेशनल ट्रिप्स के अंदर हमने कई ग्रुप्स को वहां पर भेजा। फिलेटली जो है वो क्या होती है? स्टैम्प कलेक्शन होती है। वो क्या करती है कि जो पुरानी वाली थिंग होती है, स्टैम्प्स होती हैं, उससे हमारे को, हम क्या करते हैं, हम वी आर एबल टू सी दी थिंग्स कि ऐसे था पहले, ऐसे था, इस तरह से था। और आज वाले टाइम के अंदर दिस होल थिंग हैज गॉट चेंज्ड। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसे चेंज हो गई है। कल ही ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि एक भी बच्चे ने कभी किसी एक भी पर्सन को आज तक कोई लेटर ही नहीं लिखी। तो फिलेटली जो है वो इज द थिंग ऑफ द पास्ट। राइटिंग लेटर्स सब इज कुछ आल्सो, मोबाइल पे हो गया मैम, तो लेटर्स की आज तक किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, सब फोन Okay. पे इतने इन्वॉल्व है। ओके, बट फिर भी अगर जब पहले मैं जब पढ़ाती थी, जब छोटे वाले बच्चों को भी किसी एज के अंदर मैं पढ़ाती थी, तो फर्स्ट एक्टिविटी हम यही करते थे कि बच्चों को मैं बोलती थी कि तुम पोस्ट ऑफिस में से अपना एक एनवलप लेके एक स्टैंप लगा के अपने घर का एड्रेस लिखकर अपने मम्मी पापा को लेटर लिखो, जो कि हम कभी नहीं करते। अपने पेरेंट्स को हम कभी नहीं ये वाली बात बताते, हाउ मच वी लव देम, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। तो वो लोग सब लिखते थे और वो बहुत ही पॉजिटिव एक तरह का एक पूरा उसका आउटकम होता था। सो राइटिंग लेटर इज अ वेरी ग्रेट फन, और कभी भी उसको करा जा सकता है, कभी भी लिखा जा सकता है पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी के अंदर, राइट? इसके नेक्स्ट जो है, आप लोगों ने ये एडवेंचर तो पढ़ा ही नहीं होगा, सो 7th क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं रिवीजन के टाइम के अंदर आपके साथ में इंक्लूड करूंगी, उनको डिस्कस करूंगी। 25 सितंबर से तुम्हारा एग्जाम होएगा बच्चों। इस बार ही आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होएगा, आपको 50 मार्क्स का पेपर दिया कब से? जाएगा। हाँ जी बेटा, कब से एग्जाम? 25 सितंबर से आपका पेपर होंगे, और 3 आवर्स का पेपर होएगा, 50 मार्क्स का पेपर होएगा। आप उसको पहला पेपर जीमेल कौन के सा? ऊपर मेरे को मेल करोगे विद इन द गिवन टाइम, जिसका उसके बियॉन्ड आएगा मेल। और जो भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनको कि गूगल सर्च करके आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकोगे। और मेरा पेपर जो होता है वो बिल्कुल केक वॉक नहीं हो सकता। मैं ऐसा वाला पेपर नहीं बना सकती कि जिसके अंदर मैं बच्चों के फ्यूचर को मैं डार्क कर दूं। तो उसमें पढ़ना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, आंसर तो करना ही पड़ेगा, राइट बेटा? पहला पेपर कौन सा? अभी डेट शीट बनी नहीं है बेटे, डेट शीट बनते साथ ही आपके साथ में हम शेयर कर देंगे।
आप लोग अपना, आपको मैंने रात को बहुत लेट, क्योंकि ने वो करा था, अनसीन पैसेज आपको भेजा था, बहुत ही पॉसिबल है कि वो आप लोगों ने नहीं देखा हुए और ना अटेम्प्ट करा हुए। और सिंस यू आर नॉट हैविंग योर क्लासेस टुमारो, तुम्हारे सिर्फ पीटीएम है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में तुम्हें प्रेजेंट होना है, वीडियो कॉल के ऊपर तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी इंडिविजुअल रिपोर्ट शेयर करेंगे और सारी की सारी बातचीत करेंगे। सो आज हम एक अनसीन पैसेज उसमें से पिक करके अभी रीड कर लेते हैं। आप लोग अपना व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप के अंदर से आप एक उसके अंदर 2 अनसीन पैसेजेस हैं, मैं एक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सेम स्ट्रैटेजी है, एक एक पैराग्राफ आप रीड करते जाओ, आफ्टर each full stop you stop and I will explain it to you so that it becomes easier for you to find the answers. बताओ कौन सा वाला पैसेज पहले आप करना चाहोगे? Cats and dogs. सन डॉग कर ले मैम। हाँ जी बेटा, एक कैट्स एंड डॉग्स है और एक असाइनमेंट A13 है। असाइनमेंट A13 आप लोग खोलो। असाइनमेंट A13 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज इट रियली नीड्स एक्सप्लेनेशन। हम अगर इट नीड्स एक्सप्लेनेशन, तो अगर हमारे एग्जाम में ऐसे आए तो फिर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आज क्या डेट है? 4th, 3rd से लेके अगर हम 15 पैसेजेस अटेम्प्ट करेंगे तो फिर देन इट विल नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। और अगर 11th से भी करा होता, 10th में भी करे होते अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस, तो नाउ आल्सो इट वुड नॉट हैव नीडेड एनी एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल the truth of the story is कि अनसीन पैसेजेस जो है वो सिर्फ सीधा एग्जाम के अंदर जाके अटेम्प्ट करे जाते हैं। यस और नो, उसमें कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता है। गलत है ना ये बात। बहुत इजी है। जब हम अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, वी पिक अप न्यू वोकैबुलरी, वी इम्प्रूव अवर रीडिंग, वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग एन आर्टिकल, फॉर राइटिंग अ लेटर, और एनीवेज जनरल नॉलेज के लिए हमें ये करना ही चाहिए। तो हर रोज अगर एक अनसीन पैसेज करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। और लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स भी प्रिपेयर करनी है ना बेटे साइमल्टेनियसली। सो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी होती है दैट यू आर एबल टू रीड वेल, यू आर एबल टू लिसन टू थिंग एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ऑलराइट, सो हम बिगिन करते हैं। कहाँ से बिगिन करें हम? जिस सिमरप्रीत, दूसरी वाली सिमरप्रीत, 12th E नहीं, ये बच्ची का रोल नंबर नहीं लिखा हुआ इसलिए ये नहीं पता कि कौन सा सेक्शन है। 12th E नहीं मैम 12th C की है। 12th C सिमरप्रीत, बिगिन कर बेटा। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. A stout old lady से बिगिन कर रीड करना बेटा। A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd, to the great confusion of the traffic and with thus no small peril to herself. Stout, well built, old lady अपनी बास्केट अपने हाथ में लेकर मिडिल ऑफ द स्ट्रीट के अंदर, पेट्रोग्राड जगह का नाम है, वो चल रही थी। वहां पे ग्रेट कंफ्यूजन था ऑलरेडी ट्रैफिक के अंदर, और शी वाज एडिंग टू द ट्रबल। इसमें वो ना सिर्फ अपने लिए, वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम पोज कर रही थी। पेरिल इज डेंजर, with no small danger to herself, she was also causing danger to herself. It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, but she replied, I am going to walk where I like. उसको ये वाली We बात, have got ओल्ड लेडी को ये बात, स्टाउट ओल्ड लेडी को ये बात बताई गई, पॉइंट आउट करी गई कि पेवमेंट है जहाँ पे फुट पैसेंजर्स को चलना चाहिए, लेकिन उस लेडी ने जवाब दिया, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी चलूं, अब हम फ्री हो गए हैं। We have got liberty now.
it did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it is also entitled the cab driver to drive on the pavement, and that the end of such liberties would be universal choice. chaos है word, chaos. बोलो word chaos. Chaos. Okay, so it did not occur, ये स्ट्राइक नहीं करा डियर ओल्ड लेडी को कि जो लिबर्टी है, जो फुट पैसेंजर को है कि वो मिडल ऑफ द रोड के अंदर चल सके, वो सेम लिबर्टी एंटाइटल करती है, अलाउ करती है कि कैब ड्राइवर जो है वो पेवमेंट पे चलना शुरू हो जाए. और अगर ऐसा हो जाता है, दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी क्या होएगा? यूनिवर्सली डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. chaos, disorder. Everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere. सब एक दूसरे के वे के अंदर. अभी भी आपकी लिबर्टी है कि आप बोलें, लेकिन दूसरे की भी लिबर्टी है कि वो बोले. तो क्या करते हैं हम? बारी बारी से बोलते हैं. अगर हम रोड के ऊपर सारे लोग जो हैं वो रूल ऑफ द रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है. रूल ऑफ द रोड को जो लोग नहीं फॉलो करते, वो क्या होएगा? डिसऑर्डर क्रिएट करते जाएंगे. एवरीबडी विल बी गेटिंग इनटू एवरीबडीज वे. देयर विल बी अ टोटल pandemonium, confusion. The word I am using is pandemonium. Individual liberty would have become a social anarchy. Social anarchy, once again, social disorder, chaos. क्या होएगा? इंडिविजुअल लिबर्टी, इतनी इंडिविजुअल लिबर्टी से लोग ऑब्सेस हो जाएंगे कि पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. ओके, my right is your duty. Similarly, your right is my duty. Duties and rights go hand in hand. Next now, please raise your hands. जिसको भी read करना है वो hand raise करे. Time is running out. Ishita. There is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket. So it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. बहुत ही ज्यादा डेंजर है इस दुनिया के अंदर. लिबर्टी ड्रंक, अनदर फ्रेज दैट यू आर लर्निंग. लोग जो है वो ऑब्सेस हो गए हैं कि मेरा राइट है, मेरे को लिबर्टी है, मैं जो मर्जी करना चाहूं मैं करूं. जैसे कि उस ओल्ड लेडी को, शी वाज लिबर्टी ड्रंक, ओल्ड लेडी विद द बास्केट. सो अपने आप को ये याद कराने की जरूरत है कि रूल ऑफ द रोड क्या होता है. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. इस रूल ऑफ द रोड का मतलब क्या है? कि जितनी भी लिबर्टीज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, अपनी लिबर्टीज को प्रिजर्व अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपनी लिबर्टीज को रोकना भी पड़ेगा, कर्टेल भी करना पड़ेगा, तभी दूसरे भी अपनी लिबर्टीज को अवेल कर सकेंगे. When the policeman, say, at Piccadilly Circus, steps into the middle of the road and puts on his hand, he is the symbol not to tyranny, but of liberty. Tyranny, not of tyranny. Tyranny, but of liberty. जो पुलिसमैन है, अगर वो पिकाडिली सर्कस के अंदर, मिडिल ऑफ द रोड के अंदर खड़ा होके अपने हाथ से कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहा है, तो वो डिक्टेटर नहीं है, वो टायरनी का सिंबल नहीं है. वो क्या कर रहा है? वो तुम्हारे को फैसिलिटेट कर रहा है चीजों को सही करने का. तुम्हें तुम्हारी लिबर्टी दिलाने के लिए वो हेल्प कर रहा है. You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your motor car stopped by his insolence of office, feel that your liberty has been violated. हो सकता है कि तुम उसे देखकर ऐसा ना सोचो, क्योंकि तुम जल्दी के अंदर हो, तुम्हारी मोटर कार उसने स्टॉप करी, तुम्हें लगा कि ये अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, इंसल्टिंग मी, मेरे को कैसे ये रोक सकता है? क्योंकि तुम्हें जल्दी है जाने की, तुम्हें लगता है कि मेरी लिबर्टी को इसने वायलेट कर दिया, छीन लिया मेरे से.
How dare this fellow interfere with your free use of public highway? Then, if you are a reasonable person, you will reflect that he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that you would never cross Piccadilly Circus at all. जब उसने तुम्हारे को रोका तब तुम्हारे माइंड के अंदर फर्स्ट जो आइडिया आया वो ये आया, हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज ऑफ पब्लिक हाईवे, मेरे पब्लिक हाईवे के यूज को ये कैसे रोक सकता है। पर अगर तुम समझदार इंसान हो, रैशनल हो, रीजनेबल इंसान हो, तो तुम रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे कि उसने तुम्हारे साथ इंटरफेयर नहीं करा, अगर तो वो किसी के साथ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और रिजल्ट क्या होएगा, केओटिक। तुम कभी भी कैडिली सर्कस को क्रॉस करके अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकोगे, तुम वहीं घूमते हुए रह जाओगे। You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. तुमने एग्री किया, सबमिट करा, किस चीज के लिए? प्राइवेट लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए। किस लिए? ताकि तुम सोशल ऑर्डर को एंजॉय कर सको, ताकि जो तुम्हारी लिबर्टी है वो सिर्फ पेपर पे ना रह जाए, वो रियलिटी हो जाए। बेटा जल्दी से दूसरा भी रीड कर दे ताकि क्लास का टाइम ओवर हो गया बच्चे। Liberty is not a personal affair only, but a social contract. लिबर्टी किसी का अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि एक दूसरे के साथ में हम एग्जिस्ट कर सकें। It is an adjustment of interests. In matter which we do not touch anybody else's liberty, of course, I may be as free as I like. ऐसे वाले मैटर्स जिसके अंदर हम दूसरे की लिबर्टी के अंदर इंट्रूड नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर मेरा मन करे कि मैं अपने हेयर को ब्राउन कर लूं, अगर मेरा मन करे कि मुस्टैच, कोई किसी का मन करे कि वो अपनी वैक्स कर दे, कोई टॉल हैट पहने, कोई देर से उठे देर से जाए, उसकी मर्जी है, वो जो भी करना चाहे, उस पर्सन की ये पर्सनल फ्रीडम है। रीड इट इशिता। If I have a fancy for dyeing my hair or waxing my mustache or wearing a tall hat or going to bed late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. Please continue. In all these and 1,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. ऐसी वाली चीजें करने में हम कभी किसी की परमिशन हम नहीं लेते। We have whole kingdoms in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. हमारे पास में अपनी पूरी की पूरी किंगडम है जिसके अंदर हमारा जो मन करे हम वो कर सकते हैं, उसमें हमें